BA BSc द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी द्वितीय भाषा सामान्य हिंदी 3 का मूल उद्देश्य है साहित्य आस्वादन अभिरुचि का परिसंस्कार। मतलब देखिए कि जब आप साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब जो पांचों विधाएं जब हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रेमचंद जी का आत्मकथा हो या महादेवी वर्मा लिखित रेखाचित्र नीलकंठ मोर हो, चाहे पद्मा सचदेव द्वारा लिखित संस्मरण कमला हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित निबंध है शिरीष के फूल हो, या निर्मल वर्मा लिखित यात्रा वृत्त चिड़ों पर चांदनी हो, इन सब को पढ़ने के माध्यम से आपके मन पर साहित्य आस्वादन अभिरुचि का संस्कार होना चाहिए। मतलब साहित्य पढ़ने में आपकी रुचि होनी चाहिए। साहित्य चाहे वो कहानी साहित्य हो, उपन्यास साहित्य हो, कविता साहित्य हो, रेखाचित्र हो, संस्मरण हो, निबंध हो, यात्रा वृत्त हो, इन सब को आपको पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा उद्देश्य यहाँ बताया है आपके पाठ्यक्रम का, वह है जीवन मूल्यों के प्रति आस्था। मनुष्य के जीवन के मूल्य होते हैं कुछ, देखिए मानवीय मूल्य जिसे कहा जाता है, कुछ व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, कुछ पारिवारिक मूल्य होते हैं, कुछ सामाजिक मूल्य होते हैं, कुछ राष्ट्रीय मूल्य होते हैं। इन सब से हमारा परिचय होना चाहिए। जैसे प्रेमचंद जी की आत्मकथा को पढ़ते समय हमने कुछ जीवन मूल्यों को समझा। जैसे उदाहरण के रूप में कहें तो उनको जलोदर रोग हो चुका था, लेकिन जैसे ही उन्होंने महात्मा गांधी जी का भाषण सुना जो इलाहाबाद में हुआ था, वो भाषण सुनते ही उनके मन में देशभक्ति की भावना जागृत हुई। उन्होंने अपनी नौकरी का राजीनामा या त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रीय कार्य में उतरे। तो उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया कि लेखन में उर्दू और हिंदी के सारे साहित्यकारों को पीछे रख करके आगे चले गए। उनका जलोदर रोग चला गया, अपचन का पेचिश का रोग चला गया और स्वस्थ इंसान बन गए। तो इसमें एक जीवन मूल्य है, वह है देशभक्ति का जीवन मूल्य। और उनके जीवन से बहुत सारे जीवन मूल्य हमें मिलते हैं। जैसे पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती, आप पढ़ते हमेशा रहना चाहिए, हमेशा लिखते रहना चाहिए। और गणित जो कठिन विषय है उसको सरलतम बनाने का प्रयास करने वाले अध्यापक आपको मिल जाने चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे जीवन मूल्य आपको दिखाई पड़ते हैं। अगर आप रेखाचित्र पढ़ते हैं जो मोर के जीवन पर आधारित लिखा है, नीलकंठ मोर, तो उसमें कौन से जीवन के मूल्य हैं मनुष्य के जीवन के? तो मनुष्य के जीवन के मूल्य उसमें हैं कि एक पशु होकर के भी, एक पक्षी होकर के भी किस प्रकार से नीलकंठ अपने मातहतों प्राणियों की रक्षा करता है, जैसे खरगोश की रक्षा उसने की सांप से। तो ये हमें सीखना चाहिए। और क्या नहीं सीखना चाहिए ये भी है उसमें। देखिए क्या सीखना नहीं चाहिए, कुब्जा जिस प्रकार से वर्तन करती है, जैसे वो राधा के अंडे फोड़ देती है, अन्य पशु पक्षियों को मारने का प्रयास करती है और खुद उस प्रयास में कुतिया के द्वारा मारी जाती है। तो ये नहीं सीखना चाहिए, ये भी उसमें है। क्या नहीं सीखना चाहिए, ये सीखा तो भी बहुत कुछ है। तो ये जीवन मूल्य होते हैं हमारे। अगर आप कमला का संस्मरण पढ़ करके देखें जो पद्मा सचदेव जी ने लिखा हुआ है, तो वहाँ नारी के, खास करके उड़ीसा और बंगाल की नारी के, जो सामान्य नारी है, कामकाजी नारी है, जो दूसरों के घर में झाड़ू बोहरा बर्तन मांजने का वगैरह काम करती है, उसके जीवन के प्रति आपको आस्था होनी चाहिए। आप कभी भी अपनी स्वयं की स्थिति को देख करके किसी निम्न स्थिति वाले व्यक्ति का अपमान न करें, उसे अधिक से अधिक अच्छा बनाने का प्रयास करें, खुद भी अच्छा बने, दूसरों को भी अच्छा बनाने का प्रयास करें। यह जीवन मूल्य। और उसमें देखिए एक दिल्ली की सड़क पर चौराहे पर गाय ब्याई, इसका एक उल्लेख, और उस समय लोग कितनी मदद करते हैं। एक पशु जो हमारे यहाँ गौ माता कही जाती है, उसका किस प्रकार से मूल्य है, ये दिखाने का प्रयास लेखिका ने वहाँ किया हुआ है।
साथ ही साथ पारिवारिक स्थिति कैसी न हो। कमला की स्थिति में उसका पति जो दारू पी करके आता है या वो जो दूसरी स्त्री को लेकर के आता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो जीवन मूल्य नहीं, वह जीवन को मारने वाले मूल्य हैं। उसका बेटा किस प्रकार से गलत काम करता है, उसका बाप किस प्रकार से गलत काम करता है, दूसरे के खेत हथियाने का प्रयास करता है, और इसके बीच बार बार कमला के जीवन से एक शिक्षा मिलती है। जैसे कलकत्ता में जब बाढ़ आ जाती है तो वो चाहती है कि कलकत्ता के लोगों को वो मदद करे, अपने मैके के लोगों को मदद करें, अपने ससुराल के लोगों को मदद करें, भले उसे कुछ कष्ट हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि उसका पति कितना भी बुरा क्यों न हो, वह उसके साथ अपना परिवार बसाना चाहती है। हालांकि एक सहन शक्ति के आगे अगर हो रहा है तो तोड़ना बहुत आवश्यक है, परंतु वो अपनी ओर से अपने परिवार को बनाए रखने की कोशिश करती है। वह अपनी सौत को डांटती भी है, मारती भी है। एक जो बाहर से आकर लड़का उसको भी डांटती है, मारती है। इतना ही नहीं, आप देखें उसमें कि किस प्रकार से वह अन्य लोगों के साथ, मतलब लेखिका के साथ कैसे पेश आती है। अपने दुख वो नहीं बताते फिरती, अपने दुख जो बताते फिरते हैं ना, उनकी बेइज्जती होती है। लेकिन कभी कभी ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इतना ही नहीं, एक बात और कि शहर में रहने वाली लेखिका की लड़की को गाय का ब्याना पता नहीं है। मतलब देखिए कि आज महानगरीय संस्कृति में गाय अगर बछड़ा दे रही है तो ये महानगरीय लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या होता है। तो ये जो ग्रामीण जीवन मूल्य हैं, उनके प्रति आस्था हमें होनी चाहिए। उसके प्रति भी हम पर्यावरणीय दृष्टि से उनको भी जीने का अधिकार है, ये मान करके कुछ चलने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम शीरीष के फूल की बात करें तो उसमें प्राकृतिक परिवेश को लेकर के चर्चा की है, वहाँ गांधी जी के जीवन मूल्यों को लेकर के चर्चा की है। एक वृद्ध ऐसा है जो शीरीष के फूल की तरह बढ़ रहा है, जिसकी एक पुकार पर अंग्रेजों को निर्णय बदलने पड़ते हैं अपने। इस प्रकार के जीवन मूल्यों को लेकर के बात करें, उसमें एक महत्वपूर्ण बात और कही है कि वृद्धों का ये जीवन मूल्य होना चाहिए कि जब नई पीढ़ी सामने आ जाए अपना स्थान ग्रहण करने के लिए, तो उन्हें संन्यस्त वृत्ति से आगे हटना चाहिए। इस प्रकार की भी शीरीष से बातें आती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिस प्रकार से शीरीष वृक्ष किसी भी अवस्था में, कड़े से कड़े ग्रीष्म ऋतु में भी वह अपना अस्तित्व बनाए रखता है, यह भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। यानी कितने भी संकट आ जाएं, अपना जीवन का स्रोत भी सूख जाए, फिर भी वह शीरीष का वृक्ष जिस प्रकार से भूतल की अतल गहराइयों से अपना जीवन रस निकाल करके जीवित रहता है, जब अन्य वृक्ष मर जाते हैं, सूख जाते हैं, तब भी वह किस प्रकार एक साधु के भांति, एक संत की भांति, एक अक्कड़ फकीर की भांति जीवन जीता है। ऐसे जीवन मूल्य हमें इसमें से सीखने चाहिए। अगर हम आगे चल करके जो अंतिम पाठ हमने पढ़ा था, वह चीड़ों पर चांदनी जैसा एक महत्वपूर्ण यात्रावृत्त पढ़ा, तो आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि आप भी दुनिया घुमाएं, बहुत ज़रूरी है। एक शेर मैंने उस समय बताया था, दुनिया की सैर कर गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, गर जिंदगानी भी रही, नौजवानी फिर कहाँ। तो ये यात्रा करने से होता क्या है, इधर उधर घूमने से हमें नए नई चीज़ों का पता चलता है, नए नए प्राकृतिक अवदानों का पता चलता है, नए नए प्रकृति के लोगों से मिलना होता है। देखिए, मेरी आयु अब 46 वर्ष है, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष के मैं 17-18 परिक्रमाएं कर चुका हूँ। मैं मॉरिशस जा चुका हूँ, कलकत्ता, बंगलोर, मद्रास, यानी जिसे आज चेन्नई कहा जाता है, रामेश्वरम हो, या फिर सुदूर आग्नेय भारत में देखा जाए तो जहाँ बहुत से महत्वपूर्ण कलकत्ता से आगे की जो बातें हैं, खास करके दार्जिलिंग है, कलिम्पोंग है, यानी बड़े बड़े चीज़ें हैं। तो वहाँ जा कर के वहाँ के लोगों का अध्ययन, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का पहनावा, वहाँ की वेशभूषा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चाहे आप कहीं भी जाए, मानवीय संवेदना एक ही होती है। सबका दुख एक होता है, सबके दुख के तार एक होते हैं।
सबको मनुष्य होकर जीने का अधिकार है, ये चीज़ आपको समझने मिलेगी। एक बात महत्वपूर्ण यहाँ है कि हमारे जीवन की जो कुशलता है या हमारे जीवन मूल्यों की आस्था से जो जीना हमारा है, वो बहुत ज़रूरी है। ये साहित्य का सौंदर्य है सबसे बड़ा। और साहित्य यही करता है कि आपको जीवन के बारे में जीवन के मूल्यों के बारे में एक प्रकार की आस्था निर्माण करता है और सह अस्तित्व के सिद्धांत को, न मरे न किसी को मारें, न किसी की हत्या करें, न स्वयं आत्महत्या करें, ऐसी स्थिति में जाकर के हमें रुकना चाहिए। इस प्रकार से साहित्यास्वादन की अभिरुचि का परिसंस्कार और जीवन मूल्यों के प्रति आस्था हमारा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य इस पाठ्यक्रम का है अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का परिचय। जैसे आज हम गूगल मीट के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं, उसी प्रकार ईमेल के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से, गूगल फॉर्म के माध्यम से परीक्षाएं दें, उन सब का अत्याधुनिक मतलब अध्ययन अगर हम करते हैं, जुड़ते हैं, तो नए तंत्र, नई तकनीकी का माध्यम बना करके हम अपना अध्ययन अध्यापन कार्य पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें। देखिए, मेरे ख्याल से बीएससी द्वितीय वर्ष और बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी द्वितीय भाषा के छात्रों की संख्या लगभग 80 से भी ज़्यादा है, 100 तक है। लेकिन कितने लोग इसका उपयोग कर ले रहे हैं? मतलब हमने तैयारी करनी, वॉइस टाइपिंग करनी, आपको पीपीटी बनाकर भेजनी, आपको पीडीएफ बनाकर भेजनी, आपको वीडियो बनाकर भेजने, कितने लोग उसका उपयोग कर रहे हैं? मैं यूट्यूब पर जा कर के देखता हूँ, यूट्यूब का जो विशिष्ट चैनल है, ये है हमारा जय हिंदी जय नागरी चैनल, उसका जब विश्लेषण करके देखता हूँ, तो उसमें जो अच्छी वीडियो हमने बनाए हैं, उसको 1-2 ही छात्र देख रहे हैं। हालांकि ग्रुप पर हर कोई मौजूद है और यूट्यूब की लिंक को केवल स्पर्श करके देखना ही तो है, और क्या। और इसी माध्यम से आपको साहित्य का भी अध्ययन करना है, इसी माध्यम से आपको भाषा का भी अध्ययन करना है, इसी माध्यम से प्रयोजनमूलक हिंदी का अध्ययन करना है। तो ध्यान रखिए कि ये जो अत्याधुनिक माध्यम आ रहे हैं, इन माध्यमों से आपको केवल गद्य के विविध आयाम पुस्तक जो हमने प्रिंट पीडीएफ बना करके आपको दी हैं, जिसमें लगभग सारे पाँचों के पाँचों जो हमारे पाठ हैं, मेरा जीवन, नीलकंठ मोर, कमला, शिरीष के फूल और चिड़ों पर चांदनी, ये सब मैंने पीडीएफ के रूप में दिया है, पीपीटी के रूप में दिया हुआ है, उस पर हमारी परीक्षाएं भी हुई हैं। तो इसका लाभ अगर अधिक तक पहुँचे छात्रों तक, और मैं बार बार कह रहा हूँ, तकनीकी के माध्यम से हम बहुत आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, पर बहुत सारे छात्रों ने अभी भी हमारा यानी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है, न उस पर वीडियो देख रहे हैं, न वीडियो साझा कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, परीक्षा में इसके अलावा कुछ और भी नहीं आने वाला। जितना हमने पढ़ाया, चाहे वह गद्य के विविध आयाम पुस्तक के बारे में हो या व्यावहारिक हिंदी के बारे में हो, जिसमें प्रयोजनमूलक भाषा के अंतर्गत भाषा का स्वरूप और महत्व, भाषा की परिभाषा, भाषा की विशेषताएं, भाषा के प्रकार, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व, भाषा शिक्षण स्वरूप, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, भाषा शिक्षा के कौशल, श्रवण, संभाषण, पठन या वाचन और लेखन, ये सब कुछ तो आपके लिए ही है ना। इसके बारे में बहुत सारे वीडियो हमने बनाकर डाले हैं, वो ज़रूर देखें। उसके बाद वाणिज्यिक हिंदी, व्यापारिक हिंदी, व्यावसायिक हिंदी की हमने बातें की थी। इसमें वाणिज्य व्यापार से तात्पर्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वाणिज्य व्यापार के साधन क्या हैं, वाणिज्य व्यापार और भाषिक प्रकार ये क्या होते हैं, वाणिज्य व्यावसायिक भाषा की संरचनात्मक विशेषताएं कौन सी हैं, सामान्य विशेषताएं कौन सी हैं, व्यावसायिक पत्र लेखन क्या होता है, साख पत्र क्या होता है, मांग पत्र क्या होता है, शिकायत पत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको सिखाई हैं। उन वीडियो को बार बार देखो, उसके नोट्स निकालने का प्रयास करो और सीखते रहो, यही तो है। और उसके बाद में हमने निबंध लेखन जैसा विषय देखा। और मैंने अभी कहा था आपसे, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि हमारा महाविद्यालय वर्ष में 2 बार हिंदी विभाग राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। गत वर्ष हमने हैदराबाद मुक्ति संग्राम पर
मॉरिशस के हिंदी प्रचार प्रसार पर। इस वर्ष हमने राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी का योगदान की आयोजित की थी। उसके उपरांत इस समय जो आयोजित की है वो राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में दूरदर्शन का योगदान जैसी हमने निबंध प्रतियोगिता आयोजित की है। कितने छात्रों ने भाग लिया? सब आपके लिए तो हो रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। माना कि कुछ रेंज की प्रॉब्लम कभी आ सकती है, डाटा की प्रॉब्लम कुछ आ सकती है, लेकिन हर रोज प्रयास करना, जैसे आज हमने थोड़ी गलतियां हमसे हुई और हम फिर से ज्वाइन हो गए, इस प्रकार से हम बातें कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें निबंधों का तात्पर्य क्या है, निबंधों का स्वरूप क्या होता है, निबंध लेखन क्या होता है, निबंध लेखन के नियम क्या होते हैं, निबंध के प्रकार कितने होते हैं, साहित्यिक निबंध क्या होता है, सामाजिक निबंध क्या होते हैं, समसामयिक समस्या प्रधान निबंध क्या होते हैं, वैज्ञानिक निबंध क्या होते हैं, आर्थिक व्यावसायिक निबंध क्या होते हैं, इस पर भी विचार किया। निबंध की विशेषताएं देखी। निबंध लिखते समय किस प्रकार से अलग अलग परिच्छेद बनाने चाहिए, निबंध का शीर्षक कैसा होना चाहिए, निबंध के शीर्षक के बाद पहली दो पंक्तियां काव्य पंक्तियां, श्लोक, शेर या कोई किसी महापुरुष का सुविचार कैसे होना चाहिए। फिर उसका विश्लेषण करते समय उस विषय के सकारात्मक पहलू कौन कौन से हैं, नकारात्मक पहलू कौन कौन से हैं। उसके उपरांत आपका मंतव्य क्या है, प्रत्येक परिच्छेद में किस प्रकार विचार अलग अलग आने चाहिए, अलग विचार के लिए अलग परिच्छेद किस प्रकार देना चाहिए, इस प्रकार की सारी बातें हमने आपके समूह प्रस्तुत की थी। तो इन सभी बातों को आप समझें। आप, और बार बार मैं कह रहा हूं कि आप विद्यार्थी हमेशा हैं, फिर भी आप 3 साल के लिए परीक्षार्थी हैं, और परीक्षार्थी के रूप में सामान्य हिंदी 3 का जो पाठ्यक्रम है, प्रश्न पत्रिका का प्रारूप है, अंक विभाजन क्या है, ये समझना है आपको। आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा, कुल 50 अंकों की परीक्षा होगी। पहला प्रश्न गद्य के विविध आयाम पर ससंदर्भ व्याख्या करने का होगा, जो 10 अंकों के लिए है। 2 दिए जाएंगे, उसमें से एक वाक्य पर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न गद्य के विविध आयाम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा विकल्प सहित, 15 अंकों के लिए। तीसरा प्रश्न होगा प्रयोजन मूलक हिंदी पर दीर्घोत्तरी प्रश्न, 15 अंकों के लिए। और चौथा प्रश्न होगा टिप्पणियां लिखिए। 4 दिए जाएंगे टिप्पणियां, जिसमें से 2 आपको लिखनी है 5-5 अंक की। बस पास होना बहुत आसान है, कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन बशर्ते इसके लिए समय निकाल करके थोड़ा सा हम जैसों का मार्गदर्शन लेकर के थोड़ा बहुत आगे बढ़कर चले जाएं, तो बहुत आसान है परीक्षा पास करना। तो देखिए कि इस प्रकार से हमने 50% गद्य के विविध आयाम पुस्तक और प्रयोजन मूलक हिंदी के 50% मतलब 25-25 अंक दोनों का 50 अंकों का पाठ्यक्रम पढ़ाकर पूरा हो चुका है। मेरे ख्याल से मेरा जीवन, उसके उपरांत नीलकंठ मोर, कमला, शिरीष के फूल और चिड़ों पर चांदनी, इन सभी 5 गद्य विधाओं पर पूरा मटेरियल आपको दे दिया गया है। अब रही बात प्रयोजन मूलक हिंदी की, तो उसके नोट्स बनाने का कार्य चल रहा है, वो भी आपको जल्दी से मिल जाएंगे। और प्राचार्य जी ने हमें ये बताया है कि शायद 1 जनवरी से हमारी ऑफलाइन तासिकाएं प्रत्यक्ष रूप में, ये इस प्रकार से ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन, या यूँ कहें प्रत्यक्ष रूप में ब्लैक बोर्ड और चॉक पीस लेकर के फिर से महाविद्यालय में हमें उपस्थित रहना है। जल्द ही उसके बारे में निर्णय जो होगा, उस निर्णय की सूचना आपके ग्रुप पर डाल दी जाएगी। और आपसे फिर से हाथ जोड़कर विनती है कि जो वीडियो हमने डाले हैं, जो पीपीटी हमने डाली है, जो पीडीएफ हमने डाली है, उसको बार बार पढ़ें, जिससे आपका फ़ायदा परीक्षा के रूप में हो सकता है कि अगर कोरोना का संकट और बढ़ गया तो जिस प्रकार से अभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हुई थी, वैसी वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी हो सकती है। अगर कोरोना का डर नहीं रहा तो प्रत्यक्ष रूप में भी परीक्षाएं हो सकती हैं इस प्रकार से। तो आज समय हमारा समाप्त हो रहा है, आज रुक जाते हैं, और कल की तासिका में कुछ प्रश्नों की तैयारी करके आप आओ, या फिर कुछ प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दो, उसकी हम चर्चा कल शंका समाधान के रूप में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर से हाजिर हो जाइएगा। धन्यवाद।